सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, चलिए आज हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 ओसीएम के। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन में बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को डिस्टिंग्विश बना के दिया ताकि आप लोगों को याद हो जाए। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। बच्चे ये कॉमन पॉइंट है, एक याद होगा तो तीनों जगह पे लिखोगे। समझ में आ गया? ओके, तो देखिए कैसे कैसे याद करना है। बोल रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करें। अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वाई द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। यस, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, इंश्योरेंस, जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करती है, एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करती है। कब पे करेगी? आइदर ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, मतलब कि जिसने अपना इंश्योरेंस करवाया उसके डेथ पे करेगी, या फिर अगर उसने मैच्योरिटी पॉलिसी लिया, मतलब कि 15 साल के लिए लिया है, तो अगर 15 साल के लिए लिया, मैच्योरिटी पीरियड 15 साल हो चुकी है, तो उसमें तब उसको मिल जाएगा। दोनों में जो भी अर्लियर रहेगा तब उसको मिल जाएगा। मान के चलिए बच्चों, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ कि हमने बच्चों 15 साल के लिए क्या लिया था। ओके, इंश्योरेंस लिया था। ओके, तो हमने 15 साल के लिए लिया था, 15 ईयर्स के लिए लिया था बच्चों। ओके, समझ में आ गया? 15 ईयर्स के लिए लिया था। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों 10 ईयर्स में मेरी डेथ हो गई। मान के चलिए 10 ईयर्स में मेरी डेथ हो गई, तो मेरे प्यारे बच्चों 15 साल का था बट 10 ईयर्स में मेरी डेथ हो गई, तो विच एवर इज अर्लियर 10 ईयर्स, तो जिस दिन मेरा डेथ हो जाएगा उस दिन मेरे फैमिली वाले को मिल जाएगा ये पैसा। मुझे तो नहीं मिलेगा भैया, मैं तो चल दूंगा। अब दूसरी चीज़ क्या है, मान के चलिए मैंने 15 साल के लिए लिया था, बट मैंने 15 साल के लिए लिया और बट मेरी डेथ नहीं हुई है, तो 15 साल की मैच्योरिटी पीरियड तो कंप्लीट हो गई है, डेथ तो हुई नहीं है, तो 15 साल में आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो दोनों में विच एवर इज़ अर्लियर, अगर आपकी डेथ पहले हो गई है तो फैमिली मेंबर को मिल जाएगी, या फिर मैच्योरिटी पीरियड पहले आ गई है और आपकी डेथ नहीं हुई है, तो मैच्योरिटी पीरियड हो गई है 15 साल, तो भैया आपको मिल जाएगा, आप ही को मिल जाएगा वो पैसा फिर, तो टेंशन नहीं। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि ये बात सबको समझ में आ गया क्या? हाँ सर, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी पैसा दो ही केस में देगी, या तो आपकी डेथ होगी तो इंश्योर पर्सन के फैमिली मेंबर को दे देगी, या फिर मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो बीच एवरेज अर्लियर, दोनों में जो रहेगा तब मिल जाएगा। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है, इंश्योरेंस कंपनी जो पे करेगी, देखिए ये सेम है, कॉमन, एक याद करो यहाँ पे लिखने का। यहाँ पे आपको पेमेंट तभी मिलेगा ऑन लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर होना चाहिए, क्योंकि भैया फायर इंश्योरेंस की बात हो रही है। आपकी जो भी प्रॉपर्टी है ड्यू टू फायर है तो आपको पैसा मिल जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे बोल रहा है कि भैया यहाँ पे इन केस ऑफ, देखिए सेम है ये चीज़, बोल रहा है यहाँ पे लॉस क्या होना चाहिए, इन केस ऑफ लॉस ड्यू टू डेंजर ऑफ द सी होना चाहिए। ओके, मरीन मतलब वही ना, जहाज का अपन इंश्योरेंस करवाते हैं या फिर उसके ऊपर रखे हुए माल का, जिसको हम कार्गो बोलते हैं। तो ये जो भी होगा ये क्या होना चाहिए, डेंजर ऑफ सी होना चाहिए, तो ये आपको पैसा मिलेगा अगर कुछ भी लॉस हुआ है तो। अब देखिए पॉलिसी टेकन, क्या पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया क्या? अरे हाँ या ना, बोलो ना हाँ। बात करते हैं पॉलिसी टेकन बाय। पॉलिसी कौन लेता है? दिस पॉलिसी इज टेकन बाय इंडिविजुअल लेते हैं, इंडिविजुअल पर्सन अपनी ओन लाइफ का लेता है या फिर अपने फैमिली मेंबर का लेगा। पॉलिसी कौन लेगा भैया? हम अपनी अपना खुद का पॉलिसी लेंगे या फिर मेरे फैमिली मेंबर का इंश्योरेंस करवाऊंगा, बात सच है। बट यहाँ पे देखिए फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, पॉलिसी टेकन बाय इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टीज के लिए लेता है, या फिर कोई बिजनेसमैन रहता है वो अपने गुड्स के लिए लेगा, या फिर जो भी बिजनेस का असेट्स है उसके लिए लेगा, ताकि मेरे बिजनेस के असेट को कुछ ना हो। समझ में आ गया? ऑब्वियसली सी बात है ना, बिजनेसमैन मेरे प्यारे बच्चों किसके लिए लेगा? अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए लेगा। भैया मेरा प्रॉपर्टीज़ जल के राख ना हो जाए, भैया इतना मैंने खर्चा किया है तो उसका इंश्योरेंस करवाऊंगा। या फिर कोई बिजनेसमैन है तो अपने गुड्स का या फिर जो असेट पड़ा है बिजनेस के अंदर उसका वो इंश्योरेंस करवाता है। अगर यहाँ पे बात करें मरीन इंश्योरेंस में, तो मरीन इंश्योरेंस में देखिए बच्चों कौन लेता है, एक्सपोर्टर भी लेता है, इंपोर्टर भी लेता है और शिपिंग कंपनीज भी लेती है। किसका लेती है? शिप और कार्गो का इंश्योरेंस करवाती है वो लोग। समझ में आया? तो यहाँ पे तीनों जन लेंगे अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, एक्सपोर्टर भी, इंपोर्टर भी और शिपिंग कंपनी भी। किसका करवाएंगे? यहाँ पे जो शिप का करवाते हैं या फिर कार्गो का, जो उसके ऊपर लदा हुआ माल है उसका इंश्योरेंस करवाते हैं। कभी कभी इंपोर्टर नहीं करवाता है तो एक्सपोर्टर उसका इंश्योरेंस करवा के देता है। तो कभी कभी एक्सपोर्टर बोलता है भैया मैं तो इंश्योरेंस नहीं लूँगा, भैया इंश्योरेंस नहीं करवाऊंगा, आपको अगर इंश्योरेंस करवाना है तो करवाइए, तो इंपोर्टर उस केस में उस कार्गो का इंश्योरेंस करवा देता है। और शिपिंग कंपनी तो भैया अपनी शिप की तो इंश्योरेंस करवाएगी करवाएगी, कल के दिन अगर शिप डूब गई तो भैया करोड़ों अरबों का नुकसान। तो इसलिए वो लोग डर के मारे किसका निकलवाते हैं? अपने शिप का निकलवाते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? सर 2 पॉइंट हमको समझ में आ गया। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर। चलिए सब्जेक्ट मैटर क्या है? द सब्जेक्ट मैटर इज, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। यस भैया, उसके इंश्योरेंस किस लिए करवा रहे हो अपन? वो बंदे का, इंश्योर्ड पर्सन का लाइफ के लिए करवाते हैं या फिर उसके फैमिली मेंबर के लिए। देखो यही सेम डिक्टो इधर लिखा हुआ है, ये दोनों इधर है। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या होता है भैया? गुड्स या फिर असेट, ये गुड्स या फिर ये असेट। देखो दोनों कॉमन है, लिख देने का इधर। समझ में? यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? या तो शिप या तो कार्गो, ये नहीं दोनों का तो करवाओगे। देखो ये शिप या फिर कार्गो, सेम कॉमन पॉइंट है। अच्छे से समझो, अच्छे से लिखो, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया क्या? ओके, चलो बात करते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इसका मतलब क्या, मैं आपको बता देता हूँ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है। इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप मान के चलिए जिसका भी इंश्योरेंस करवा रहे हो लाइफ इंश्योरेंस में,
वो पर्सन जब आप कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो वो पर्सन को लेके जाके आपको दिखाना कि भैया मैं इस पर्सन का इंश्योरेंस करवा रहा हूँ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो पर्सन वहाँ पे एक्सिस्ट होना चाहिए जिसका भी आप इंश्योरेंस करवा रहे हो। अब ये वाला जो है फायर इंश्योरेंस वाला, ये बहुत मैटर करता है। इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो चीज़ तो होनी चाहिए और एट द टाइम ऑफ लॉस भी वो दिखनी चाहिए। जैसे मान के चलिए कि भैया हमारा कोचिंग सेंटर है, ओके। अब कोचिंग सेंटर में मैंने बोला कि भैया मेरे पास ये बेंचेस है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आके पहले देखेंगे भैया, जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, मतलब कि मेरे से जब इंश्योरेंस लेंगे तो इंश्योरेंस करवाएंगे तो देखेंगे कितने बेंचेस है, बेंचेस के क्या क्या साइज़ है, क्या क्या इसके अंदर है, क्लासेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये तो दिख ही रहे हैं। और जब ये जलेगा ना तो भी मेरे को दिखाना है कि भैया ये जला है। अब मान के चलिए जला विला नहीं है, मैंने पूरे बेंचेस को खाली कर दिया और आग लगा दिया, तो भैया इंश्योरेंस कंपनी इतनी पागल तो नहीं है कि भैया अगर आग लगा दी तो बेंचेस गए किधर, हवा में उड़ गए। तो वो ये बोल रहा है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तब वो चीज़ तो हमको दिखाओ दिखाओ, और जब वो जलेगा ना तो भी वो चीज़ उधर दिखनी चाहिए कि हाँ जली हुई है। तो एट द टाइम ऑफ लॉस भी दिखना चाहिए वो। ये बात सबको समझ में आया? ओके, ये बात सबको समझा? तो ये दोनों होना चाहिए वहाँ पे, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मान के चलिए इंसान को आपने जब कॉन्ट्रैक्ट करवाया तब तो था वहाँ पे, अब उसका भैया जैसे कि मान के चलिए एरोप्लेन दुर्घटना में चल दिए भैया, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर वो ऐसा कोई केसेस में चल दे रहे हैं, ओके, चलो, तो ये समझ में आया सबको? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम है, इट मस्ट एग्जिस्ट। आप किसी भी शिप या कार्गो को ले रहे हो तो उस टाइम पे जब कार्गो दिख रहा है वहाँ पे रखा हुआ है या फिर शिप दिख रही है, उस टाइम पे तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, कि वो दिखाई दे रहे हैं किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसका इंश्योरेंस करवाए। मगर जब वो लॉस होगा ना तो भी दिखना चाहिए कि भैया लॉस, अगर जहाज डूब गई है ना तो फिर भी इंश्योरेंस कंपनी के लोग जाएंगे, जब ये ओके पानी में जाएंगे जहाज को देखेंगे, भैया हाँ सच में जहाज डूबी है, तब पैसा देंगे। ये दोनों दिखना चाहिए तभी होगा। समझ में आ गया क्या? बट लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको पर्सन को दिखाओ, अगर उसकी गाँव में डेथ हो गई, कहीं और डेथ हो गई मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग उसके डेथ सर्टिफिकेट से उसको पेमेंट कर देते हैं। बात समझ में आ गया? ओके, वहाँ पे वो इंसान जब चल जाता है उसके बाद उसको जाके देखना नहीं पड़ता कि भैया चल दिए कि नहीं चल दिए, राइट? उसका डेथ सर्टिफिकेट भी चलेगा। समझ में आ गया क्या? तो ये यहाँ पे दिखता है। समझ में आ गया क्या? तो अब बात करते हैं पीरियड। देखो यहाँ पे द पॉलिसी कैन बी इशूड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए भी आप पॉलिसी ले सकते हो, इवन द अंटिल द डेथ ऑफ द ओके एस्योर्ड, जब तक आपकी डेथ नहीं होगी तब तक के लिए भी आप पॉलिसी ले सकते हो। बट यहाँ पे जनरली शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, एक साल के लिए ही आप पॉलिसी लेते हो फायर इंश्योरेंस में, और जनरली यहाँ पे भी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, मे रेंज फ्रॉम 1 मंथ टू ईयर। अब कोई कोई शिप रहती है जो 2 महीने 3 महीने में आ जाती है, 4 महीने में जाके वापस आ जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं 1-2 महीने का भी लेते हैं, या इट डज नॉट एक्सीड 1 ईयर। यहाँ पे जो पॉलिसी होती है 1 साल से ज़्यादा नहीं होती, मतलब कि इन दोनों में 1 साल तक का ही लिमिट है। समझ में आ गया? अब आपको पैसा कब मिलेगा? कंपनसेशन। यहाँ पे कंपनसेशन कंपनी आपको पेड करेगी या तो डेथ के बाद या मैच्योरिटी, विच एवर इज अर्लियर। क्या ये पहला वाला पॉइंट जो हमने लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये डिक्टो सेम पॉइंट है यहाँ पे, ये पहला वाला पॉइंट ये वाला, ओके यस, वही पॉइंट में आपको कंपनसेशन मिलेगा। आपकी डेथ हो गई तो आपके फैमिली मेम्बर को मिल जाएगा, अगर डेथ नहीं हुई तो मैच्योरिटी के बाद आपको मिल जाएगा, दोनों में जो पहले होगा तब मिल जाएगा। यहाँ पे कंपनसेशन आपको तभी मिलेगा ओनली इफ देयर इज अ लॉस ड्यू टू फायर होना चाहिए। आपका जो फायर इंश्योरेंस में अगर आग लगी है तो फायर की वजह से लगी है, तब आपको ये पैसा मिल जाएगा यहाँ पे, बट वो भी ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी। समझ में आया? जो पॉलिसी के टर्म एंड रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, जो भी डिसाइड हुआ रहेगा उतना ही मिलेगा, पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, ये याद रखना। सेम यहाँ पे भी कंपनसेशन आपको तभी दिया जाएगा ओनली इफ देयर इज लॉस ड्यू टू डेंजर ऑफ सी होना चाहिए, और जो भी ड्यूरिंग द टर्म एंड पॉलिसी लिखा है उसके हिसाब से मिलेगा। बात करते हैं सरेंडर ऑफ पॉलिसी। द पॉलिसी कैन बी सरेंडर, यस। लाइफ इंश्योरेंस में आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर देते हो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। मान के चलिए आपने 15 साल के लिए इंश्योरेंस करवाया, ओके, अब 10 साल हुए मेरे प्यारे बच्चों, आपने पेमेंट कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हो, बट अभी आपके पास कुछ पैसा ही नहीं रह गया है, आपको पैसे की बहुत अर्जेंसी है। तो इस केस में आप लाइफ इंश्योरेंस में क्या करते हो, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हो, उनको बोलते हैं कि सर सर अभी मेरे को पैसे का बहुत नीड है, अब मैं यहाँ पे आपको पैसा जमा नहीं कर सकता, प्लीज़ मैंने जो भी पैसा आपको जमा किया है, जो भी मेरा इंश्योरेंस बनता है, प्लीज़ वो मुझे रिटर्न कर दीजिए, काट के आपका इंटरेस्ट विंटरेस्ट। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी सरेंडर करने का एक चांस देती है, आप सरेंडर करके अपना पैसा वापस ले सकते हो इसमें। बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, 1 साल के लिए ही रहता है भैया, आपने एक बार पैसा जमा कर दिया फिर आप पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी, क्योंकि ये दोनों 1-1 ईयर के लिए होते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा, पहला वाला हम लोगों ने डिस्टिंग्विश अच्छे से कर लिया। एक बार शॉर्ट समरी ले लेते ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि कल के दिन पेपर है तो फटाफट आपके दिमाग में घुस जाए। ओके, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी क्या करती है बच्चे बच्चे लोग,
एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि मैं आपको सम ऑफ मनी पे करूँगी आपके डेथ पे या फिर मैच्योरिटी व्हिच एवर इज़ अर्लियर में। यहाँ पे भी सेम वही है, इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर होना चाहिए। यहाँ पे भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी इन केस ऑफ लॉस ड्यू टू द डेंजर ऑफ सी होना चाहिए। पॉलिसी कौन लेता है? या तो इंडिविजुअल अपनी लाइफ के लिए लेगा या फिर अपनी फैमिली मेंबर के लिए लेगा। यहाँ पे इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी के लिए लेता है या फिर बिजनेसमैन रहेगा अगर वो पर्सन तो अपने गुड्स और असेट ऑफ बिजनेस के लिए लेता है। यहाँ पे जो पॉलिसी होता है वो एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और शिपिंग कंपनी अपने शिप और कार्गो के लिए लेते हैं। अगर सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे इंसान जो होता है अपने इंश्योर्ड पर्सन अपनी लाइफ के लिए लेगा या फिर फैमिली मेंबर के लिए लेगा। ये डिक्टो यहाँ पे कॉपी पेस्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर होता है गुड्स और असेट ऑफ द बिजनेस, ये दोनों कॉपी पेस्ट है। यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट है। क्या याद हो गया? अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करें तो बता रहा है कि ये जब भी आप ये इंश्योरेंस लेते हो लाइफ इंश्योरेंस, तो वो जिस पर्सन का भी आप ले रहे हो वो पर्सन वहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या बोला? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो तो एग्जिस्ट होना ही चाहिए बट लॉस के टाइम पे भी वो चीज़ वहाँ पे दिखनी चाहिए, भले से जली हुई है बट दिखनी चाहिए। सेम यहाँ पे भी वही है, दोनों कॉमन। बात करते हैं पीरियड का। अगर पीरियड की बात करें तो यहाँ पे आप पॉलिसी जो रहता है मेरे प्यारे बच्चों, एनी नंबर ऑफ ईयर्स के लिए ले सकते हो या फिर आप जब तक जिंदा हो तब तक के लिए भी ले सकते हो। यहाँ पे जनरली 1 ईयर के लिए होता है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट पीरियड के लिए होता है ये भी। ओके, कुछ महीनों के लिए भी आप पॉलिसी ले सकते हो बट ये 1 साल से एक्सीड नहीं होगा, 1 साल से ज़्यादा नहीं होता। कंपनसेशन की बात करें, पैसा आपको तभी मिलेगा या तो आपकी डेथ के बाद मिलेगा या मैच्योरिटी व्हिच एवर इज अर्लियर। तो ये जो पहला पॉइंट है वही पहला पॉइंट, ये पॉइंट इधर लिखने का पहला वाला पॉइंट समझ में आ गया। यहाँ पे कंपनसेशन आपको तभी मिलेगा जब ड्यू टू फायर होना चाहिए, ओनली ड्यू टू द फायर। जो ये दिख रहा है ये वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये खाली दिख गया ड्यूरिंग द टर्म एंड पॉलिसी। सेम यहाँ पे कंपनसेशन दिख रहा है, ये पहला वाला पॉइंट है, जो बीच वाला वही लिखा हुआ है, ओनली इफ देयर इज अ लॉस ड्यू टू द डेंजर ऑफ सी होना चाहिए। सरेंडर द पॉलिसी की वैल्यू बोली है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे पॉलिसी को आप बिफोर द एक्सपायरी आप सरेंडर कर सकते हो। मैंने अभी एग्जांपल दिया, यहाँ पे पॉलिसी सरेंडर नहीं हो सकती, सरेंडर नहीं कर सकते, यहाँ पे भी पॉलिसी को आप सरेंडर नहीं कर सकते। सो आई होप आपको ये पहला वाला डिस्टिंग्विश आपको याद हो जाएगा। अभी 1-2 बार देखो आपको समझ में आ जाएगा। बात करते हैं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट की बच्चों। इसमें है मीनिंग है। तो देखिए करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट जो ओपन किया जाता है ये बिजनेसमैन लोग करते हैं या फिर ऐसे लोग ट्रांजेक्शन जिनका बैंक के साथ रेगुलर ट्रांजेक्शन होता है, ऐसे लोग करंट अकाउंट ओपन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये लिखा है इट इज़ दैट अकाउंट, ये मीनिंग लिखा है पॉइंट, अकाउंट विच इज़ मेंटेन बाय द बिजनेसमैन या फिर अदर हु हैव रेगुलर बैंक ट्रांजेक्शन, ऐसे लोग करंट अकाउंट ओपन करते हैं। अब देखिए ये भी सेम यहाँ पे भी है, देखो ये वाला बॉक्स सेम है यहाँ पे। इट इज़ दैट अकाउंट, ये वो अकाउंट है विच इज़ ओपन बाय द इंडिविजुअल, सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। जैसे कि हम लोग आम आदमी लोग, राइट, हम अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं ताकि हम अपने सैलरी का कुछ अमाउंट क्या करेगा, रोज रोज जो हम सेव करते हैं वो पैसा जाके बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिल जाए हम लोग को, ब्याज। ये फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? इट इज दैट अकाउंट वेयर अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी, ओके, यहाँ पे ना एक लमसम अमाउंट एक ही बारे में हम जाके बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं ताकि इसके ऊपर ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे वही बोला है, वेयर अ फिक्स सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स पीरियड, फिक्स पीरियड के लिए भैया एक ही बार में हमने लमसम अमाउंट जाके बैंक में जमा कर दिए, 10 लाख 50 लाख रुपए जो भी XYZ आपके पास है, सर ये 10 साल के लिए या 5 साल के लिए मुझे क्या करना है, फिक्स करवा देना है। तो वो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? हाँ सर, पहला पॉइंट तो सबको समझ में आ गया। बात करते हैं सेकंड, विड्रॉल। देखिए पैसा आप निकाल सकते हो क्या? करंट अकाउंट बोल रहा है कस्टमर कैन विड्रॉ द मनी बाय चेक, यहाँ पे आप पैसा निकाल सकते हो चेक के द्वारा। ओके, अभी तो एटीएम कार्ड भी आ गया, एटीएम कार्ड के भी द्वारा भी निकाल सकते हो पैसा। यहाँ पे बोला कस्टमर कैन विड्रॉ द मनी बाय चेक या फिर विड्रॉल स्लिप के द्वारा पैसा निकाल सकते हो यहाँ पे भी। बट यहाँ पे आप पैसा नहीं निकाल सकते भैया, आपने यहाँ पे फिक्स करवाया है अपने पैसे को, तो भैया 5 साल के बाद 10 साल के बाद ही वो पैसा निकलेगा, तो कस्टमर कैन नॉट विड्रॉ द ड्यूरिंग द फिक्स पीरियड, उस पीरियड में निकाल नहीं पाओगे। बट ऐसा नहीं है कि निकाल नहीं पाओगे। ओके, तो कुछ सम केसेस है जिसमें आप निकाल सकते हो पैसा, बट वो इंटरेस्ट रेट आपका जो आपको डिसाइड किया गया था फिर उससे कम मिलेगा आपको, ये याद रखना। भैया इमरजेंसी पीरियड में तो निकालना ही पड़ेगा। ओके, तो इमरजेंसी पीरियड में आप जैसे आपको घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इमरजेंसी पीरियड है, तो हमने 5 साल के लिए था तो 3 साल में भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं, नीचे की लाइन में बोला है, डोंट वरी, बट आपको इंटरेस्ट रेट कम करके देंगे वो। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। देखिए जब आप करंट अकाउंट ओपन करवाते हो तो बैंक आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है? एक पासबुक दे देता है, एक चेकबुक दे देता है, एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दे देता है और एक पे स्लिप दे देता है, किसको? कस्टमर को, करंट अकाउंट में। अगर हम लोग सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक हमें एक पासबुक दे देता है, चेकबुक देगा और पे इन स्लिप देगा कस्टमर को। बट जब हम फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक हमें सिर्फ एक FDR रिसिप्ट देती है, FDR मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट देती है हमें। याद रहेगा बच्चों? हाँ सर, इतना समझ में आ गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें बैंक के द्वारा मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट बोल रहा है हु टेक्स इट, कौन लेता है ये? तो करंट अकाउंट कौन ओपन करवाते हैं? सर ट्रेडर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, फॉर्म्स हो गए या फिर कोई इंस्टीट्यूशन। जैसे हमारा कोचिंग सेंटर है तो भैया इंस्टीट्यूशन है हम,
तो हम लोग भी अपना करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। कोई फर्म हो गई वो भी अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सकती है, कोई ट्रेडर है वो भी, और बिजनेसमैन भी। ये कौन सर, जिनकी देखिए ये किसके लिए सूटेबल है, फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले या फिर वेजेस और सैलरी अर्न वाले, जैसे आम इंसान लोग जो नौकरी करते हैं उनके लिए इट इज़ सुटेबल। देखिए ये जो फिक्स डिपॉजिट है ये एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, मेरे पास खाली पैसा पड़ा हुआ है तो ये पैसे को घर में रखने से कुछ फ़ायदा नहीं, इसको मैं क्या कर सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ओके। एनी पर्सन विद अ टेम्परेरी आइडल कैश पड़ा हो वो फिक्स करवा सकता है, कोई भी पर्सन इसे फिक्स करवा, भले से आपका बैंक अकाउंट हो या ना हो आप फिक्स करवा सकते हो। समझ में आ गया क्या? ये बात सबको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? चलो बात करते हैं इंटरेस्ट रेट। अगर आपने बच्चों करंट अकाउंट ओपन किया है तो आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे नहीं दिया जाता। समझ में आ गया? ओके, करंट अकाउंट होल्डर को मेरे प्यारे बच्चों इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, ये याद रखना। हाँ, इनको मिलता है सेविंग अकाउंट वालों को, बट बहुत लो मिलता है। इनको ज़्यादा मिलता है, क्यों? यहाँ पे भैया एक ही बार में आपने पूरा पैसा अपना जमा कर दिया है, तो इंटरेस्ट रेट इज़ हायर लॉन्गर द पीरियड, बिकॉज़ आप लंबे समय के लिए पैसा यहाँ पे डिपॉज़िट करके रखो। अगर मैं बात करूँ नेचर ऑफ अकाउंट कैसा है, ये कंटीन्यूअस नेचर है बच्चों, कभी भी पैसा डाल सकते हो, निकाल सकते हो। ये भी कंटीन्यूअस नेचर है, कभी भी पैसा डाल सकते हो, कभी भी निकाल, बट ये एक है फिक्स पीरियड, दिखा? ये एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। एक बार आपने पैसा जमा कर दिया तो बच्चों वो फिक्स पीरियड के लिए पड़ा रहेगा, पैसे निकाल नहीं सकते हो। दिख रहा है यहाँ पे बोला एक्सेप्ट व्हेन द फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट रिन्यूड, ओके। अगर आप चाहते हो तो अपने पैसे को रिन्यू भी कर सकते हो, रिन्यू करोगे तो आगे के 5 साल तक के लिए हो जाएगा। अगर आप नहीं रिन्यू करना चाहते हो तो आप वहाँ पे पैसा निकाल सकते हो। बात करते हैं फैसिलिटीज़। देखिए, यहाँ पे टेम्परेरी आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है, तो इसलिए बोला जाता है करंट अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है, ओके। इनको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती और इन्हें 90% तक अमाउंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको लोन मिल जाता है। समझ में आ गया? 90% ऑफ अमाउंट का आपको फिक्स डिपॉजिट के ऊपर लोन मिल जाता है। मान के चलिए मैंने 5 लाख रुपए का, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एफडी करवाया हुआ है बैंक में। क्या करवाया है? एफडी करवाया है। तो बैंक से कल के दिन मुझे लोन लेना पड़े, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं अपनी एफडी को ना तोड़वा के बैंक के पास वो एफडीआर रिसिप्ट दे के मैं 90% तक का लोन उठा सकता हूँ। तो 5 लाख का 90% होता है मेरे प्यारे बच्चों 4,50,000। तो 4,50,000 तक का अमाउंट बैंक मुझे लोन दे देगा कल के दिन। समझ में आ गया? ओके। तो ये चीज़ था जिसे हमने अच्छे तरीके से समझा के मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बच्चों करंट अकाउंट भी हो गया, सेविंग अकाउंट भी हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट भी हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारा रोड, रेल, वाटर और एयर, ताकि आपके पूरे के पूरे 12 नंबर हमारे कंप्लीट हो जाए। बात करते हैं कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। बच्चे क्या है कमर्शियल बैंक? देखिए जो नॉर्मल बैंक है ना, जैसे यूनियन बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब कमर्शियल बैंक है। अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो सिर्फ आरबीआई इज़ द सेंट्रल बैंक। आरबीआई एक ही है जिसे हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं, तो पूरे इंडिया में आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है, बट कमर्शियल बैंक बहुत सारे बैंक है। चलो देखिए फंक्शन की बात करें, सबसे पहला क्या काम करता है कमर्शियल बैंक? द मेन फंक्शंस एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, यस। ये जो छोटे मोटे बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, ओके, स्टेट बैंक, ओके, यूनियन बैंक, बच्चे ये क्या करते हैं? ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, एंड वही पैसे को इंडस्ट्री या फिर किसी अदर जिनको ज़रूरत है उनको उधारी पे दे देते हैं। इनका काम क्या रहता है सेंट्रल बैंक का? सेंट्रल बैंक का कार्य क्या है? द मेन फंक्शन इज टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द कंट्री। इनका काम यही रहता है, रेगुलेट करना मनी सप्लाई को कंट्री के अंदर। अगर बात करें प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, तो भैया कमर्शियल बैंक कैन नॉट प्रिंट करेंसी नोट्स, ये कोई भी नोट्स नहीं छापते। या सेंट्रल बैंक कैन प्रिंट द करेंसी नोट, ये नोट छापते हैं, प्रिंट करते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, द कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, कमर्शियल बैंक यही वाली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। बट सेंट्रल बैंक डज नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। सेंट्रल बैंक किसी से पैसा नहीं लेता, पब्लिक से। नॉर्मली पब्लिक से पैसे नहीं लेते यहाँ पे किसी का बैंक अकाउंट नहीं होता सेंट्रल बैंक में, तो इसलिए बोला डज नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। अगर हम लोन की बात करें तो कमर्शियल बैंक जो है ये प्रोवाइड करता है लोन, किसी इंडस्ट्री को भी देता है एंड कॉमर्स वाले लोगों को भी देता है। समझ में आ गया? अगर सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक लोन किसको देता है भैया? बैंक को देता है, और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये लोन देते हैं सेंट्रल बैंक, आरबीआई, ओके। अगर ओनरशिप की बात करें तो इट कैन ओन बाय द प्राइवेट बैंक भी होते हैं और पब्लिक बैंक भी होते हैं। जो प्राइवेट बैंक होते हैं वो प्राइवेट लोगों के अंडर में होते हैं, और जो पब्लिक बैंक होती है वो गवर्नमेंट की एजेंसी होती है। जैसे यूनियन बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सब क्या है? गवर्नमेंट बैंक है, तो इसको गवर्नमेंट एजेंसी होगी। प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एक्सिस बैंक हो गया, ये सब प्राइवेट बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये सब प्राइवेट बैंक है। समझ में आया? इसके ओन कौन करता है? प्राइवेट इंडस्ट्री। समझ में आ गया? बात करते हैं इट इज़ ओन, सेंट्रल बैंक को तो भैया हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ओन करेगी, बात सच है। बात करते हैं नंबर ऑफ बैंक। देयर आर मेनी नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया, बहुत सारे बैंक है कमर्शियल बैंक, बट
देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई इन इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो कमर्शियल बैंक डू नॉट फ्रेम एनी मॉनेटरी पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी नहीं बनाता कमर्शियल बैंक। यस, जो हमें रूल्स रेगुलेशन, बैंकिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो कौन करता है? सर सेंट्रल बैंक फ्रेम करता है मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। सो आई होप आपको इसी के साथ हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। एक बार आप ये भी देख लीजिए ताकि आपको समझ सके। एंड लास्ट एंड फाइनल मेरे प्यारे बच्चों वो है रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिफरेंस। बात करते सबसे पहला लिखा है स्पीड। भैया रोड ट्रांसपोर्ट भैया इसकी तो स्लो है ड्यू टू ट्रैफिक एंड बैड रोड। हमारे इंडिया का रोड आपने देखा ही है, खड्डे रहते हैं, कहीं पे भी घुस जाएंगे गाड़ी। ओके, तो ये स्लो एंड ड्यू टू ट्रैफिक एंड बैड रोड होते हैं। अगर मैं स्पीड की बात करूँ रेल का तो ये फास्टर देन रोड होते हैं। ये सबसे स्लोएस्ट मोड है और ये सबसे फास्टेस्ट मोड है, तुरंत के तुरंत आप ओके एकदम फास्टेस्ट मोड जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट है। बात करते हैं कैरिंग कैपेसिटी, ये कैरीज लिमिटेड गुड्स। यस भैया ट्रक है, राइट, लॉरी है, कितना गुड्स लेके जाएगी? लिमिटेड गुड्स। अगर हम लोग रेल से लेके जाते हैं तो ये हैवी गुड्स लेके जाएगी लार्ज क्वांटिटी में। यस भैया पूरी ट्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ट्रेन है मालगाड़ी, तो पूरी ट्रेन लेके जाती है, मतलब हैवी है। यहाँ पे तो वेरी हैवी गुड्स। यस भैया ह्यूज क्वांटिटी। वाटर ट्रांसपोर्ट में भैया भैया कंटेनर देखो कितने कितने कंटेनर हो जाते हैं, 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार कंटेनर चले जाते हैं। तो इतने भैया कंटेनर, तो ये बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं। ये बहुत लिमिटेड गुड्स कैरी करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एयर ट्रांसपोर्ट में आपने देखा ही रहेगा कितने गुड्स लेके जा सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं। बात करते हैं कॉस्ट, लो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम लगता है। यहाँ पे रेलवे में थोड़ा हाई कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। वाटरवे में भैया कोई भी नहीं, लो कॉस्ट है भैया वाटरवेज, बट शिप्स आर कॉस्टली। हाँ, यहाँ पे जो शिप होती है ना वो बहुत कॉस्टली होती है। ओके, क्यों? पानी में तो भैया रोड कहाँ बनाओगे पानी में, तो वो सबसे सस्ता हो जाता है। बट हाँ, शिप की जो कॉस्ट है वो बहुत हाई रहती है। बट यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों वेरी हाई कॉस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड मेंटेनेंस के खर्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। समझ में आ गया? अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये जो है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है रोड ट्रांसपोर्ट। हाँ, ये सूटेबल है शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, बहुत अच्छा है। अगर वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सबसे ज़्यादा है, स्पेशली ओवरसीज, मतलब कि एक देश से दूसरे देश में जा रहे हो तो आप वाटर ट्रांसपोर्ट को बहुत अच्छा है। ओके, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है एयर ट्रांसपोर्ट। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। बात करते हैं चार्जेस। चार्जेस आर नॉट फिक्स, यहाँ पे चार्जेस फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है आपका फ्यूल एंड डिस्टेंस किसका, उसके हिसाब से हम चार्ज लेते हैं। यहाँ पे चार्जेस जो होता है, ओके टिकट बोलते हैं ना जिसे, ओके, चार्जेस आर लो एंड फिक्स्ड। यहाँ पे फिक्स रहता है और लो ही रहता है। चार्जेस आर लो, यहाँ पे भी लो रहता है, बट यहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ पे, ओके, एयर ट्रांसपोर्ट में। बात करते हैं डोर टू डोर सर्विस। यस, रोड ट्रांसपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है डोर टू डोर सर्विस, हमारे घर तक गुड्स आ जाता है। बट ये कोई भी डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। रेल हमारे घर पे नहीं आएगी, ये भी हमारे घर पे नहीं आता, ये भी हमारे घर पे नहीं आएगा। समझ में आ गया क्या? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यस, रोड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आते हैं? कार हो गए, बसेस हो गए, ट्रक हो गए, बाइक। रेल ट्रांसपोर्ट में पैसेंजर एंड गुड्स ट्रेन हो गई। वाटर ट्रांसपोर्ट में शिप, बोट्स, टैंकर्स, ये सब वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जेट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, बात करते हैं सुटेबिलिटी। स्मॉल क्वांटिटी गुड्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, हैवी गुड्स के लिए रहता है, ये भी वेरी हैवी गुड्स एंड मशीनरी के लिए रहता है। ये लाइट एंड वैल्यूएबल एंड पेरिशेबल गुड्स के लिए रहता है ये, राइट। अगर मैं बात करूँ सेफ्टी का तो यहाँ पे लेस सेफ रहते हैं, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट आपको देखने को मिलता है। ये सेफ है, सेफर देन रोड। ओके, रोड से तो थोड़ा अच्छा है। ये भी सेफ है, ये भी सेफ है। ओके, तो गाइज इसी के साथ हमने पूरा का पूरा ये चैप्टर नंबर 4 का भी डिस्टिंग्विश कर लिया। सो आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। कल के पेपर बहुत अच्छे से लिखना मेरे प्यारे बच्चों। ओके, ट्राई करना कि पेपर पूरा अटेंड करना है आप लोगों को। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं कुछ जस्टिफाई या फिर कुछ लॉन्ग आंसर्स आपको करवाऊंगा एक बेहतरीन नोट्स के द्वारा। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।